कल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया था। 22 मिनट का यह संदेश था और इसमें एक लाइन थी और उसी लाइन पे आज ये पूरी कहानी है। प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि अब भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कंट्री होने की धौंस या ब्लैकमेलिंग को नहीं सहेगा। अब न्यूक्लियर की धमकी देने का वक्त चला गया। अब कहने को तो ये एक लाइन कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर की कि हमारे पास न्यूक्लियर बम हो उसको लेकर हमें ब्लैकमेल करिए, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? दुनिया जानती है कि दो देश जिनके बीच रिश्ते खराब हों और दोनों अगर न्यूक्लियर पावर हों, दोनों के पास परमाणु बम हो, तो फिर उस जंग की सूरत में कुछ भी हो सकता है। लेकिन पीएम का ऐसा कहना क्यों था, यह आज आपको समझाता हूँ और बताता हूँ, और यही पूरी कहानी है। इस कहानी की शुरुआत दो तस्वीर से करते हैं। ये पहली तस्वीर है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता का एक प्लेन है। इस प्लेन का नाम है B350 AMS। AMS का मतलब होता है एरियल मैप सर्वे। अब इस प्लेन में क्या खास है और ये प्लेन से मैं कहानी क्यों शुरू कर रहा हूँ? तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये अमेरिकी न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के न्यूक्लियर इमरजेंसी असिस्टेंस का प्लेन है। अगर कोई न्यूक्लियर इमरजेंसी आ जाए तो उसमें इस प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है और इस प्लेन में क्या खासियत है? तो आपको पता है पूरी दुनिया में जो फ्लाइट उड़ती है आसमान में, फ्लाइट रडार 24 एक साइट है जिस पे आप आम लोग भी देख सकते हैं पूरी हलचल, कौन सी इस वक्त आसमान में कितने प्लेन उड़ रहे हैं अभी भी आप पता कर सकते हैं। भारत की वायु सीमा में कितने हैं, पाकिस्तान के कितने हैं, पूरी दुनिया के। इत्तेफाक से 10 मई, जी हाँ 10 मई, जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उस दिन फ्लाइट रडार 24 ने इस प्लेन को कैप्चर किया। और ये प्लेन पता है कहाँ उड़ा था? पाकिस्तान के एयर स्पेस में, यानी पाकिस्तान के आसमान पर, और ये चक्कर काट रहा था। अब एक प्लेन चक्कर काटे तो इसमें हैरानी की क्या बात है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए कि ये प्लेन कोई मामूली प्लेन नहीं है। ये प्लेन ही वो प्लेन है जो जब कहीं जो न्यूक्लियर, जिनके पास पावर है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन है, अगर वहाँ कोई हादसा हो जाए, अगर वहाँ कोई बॉम्ब गिरे, अगर वहाँ कोई उस जहाँ पे उसको रखा गया न्यूक्लियर वेपन को, उसमें कोई हलचल हो, उसको नुकसान पहुँचे, तो सबसे पहला खतरा होता है रेडिएशन फैलने का। आप जानते हैं रेडिएशन कितना खतरनाक है। बरसों हिरोशिमा में आज भी इसका असर है। तो ऐसी सूरत में ये जो प्लेन है यूएस का B350, ये आसमान में उड़कर ये पता करता है कि एक्चुअल में रेडिएशन का कितना खतरा है, रेडिएशन फैल रहा है कि नहीं, और फिर उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई होती है। अब इत्तेफाक की बात है कि 10 मई को ये प्लेन सुबह जिस जगह पर उड़ रहा था वो नूर खान एयरबेस है पाकिस्तान का, उस एयरबेस के इर्द गिर्द उड़ रहा था। अब एक प्लेन जो इमरजेंसी न्यूक्लियर असिस्टेंस के काम में आता है, जो रेडिएशन का पता करता है, उसका इस पाकिस्तान के नूर एयरबेस के ऊपर उड़ना क्या मतलब है? तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि शायद नूर एयरबेस के पास पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और परमाणु बम या उसके हथियार को नुकसान पहुंचा और उससे रेडिएशन फैला, और उस रेडिएशन के फैलने के खतरे का अंदाज़ा लगाने के लिए ये जो प्लेन काम में आता है, जो यूएस का B350 AMS एरियल मैप सर्वे। बाढ़ में आपने देखा होगा, अलग अलग ऐसी चीज़ों में इमरजेंसी में नेता लोग घूमते हैं और देखते हैं बाढ़ कहाँ है, सूखा कहाँ है, प्लेन में बैठकर। उसी तरीके से आप ये समझिए कि ये ख़ास प्लेन है जो एरियल सिर्फ मैप सर्वे करता है कि रेडिएशन कहाँ तक है। बाकायदा इसमें सारे सिस्टम लगे होते हैं। तो 10 मई की सुबह यूएस का ये प्लेन नूर एयरबेस के ऊपर मंडरा रहा है। अब नूर एयरबेस के ऊपर क्यों मंडरा रहा है और नूर एयरबेस की खासियत क्या है, इसको समझने के लिए अब पहले दूसरी तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये दूसरी तस्वीर भी 10 मई की है, और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इसमें मिस्र का एक कार्गो प्लेन है। मिस्र का ये कार्गो प्लेन मिस्र से उड़ता है और चुपचाप पाकिस्तान की वायु सीमा में दाखिल होता है। अब आपने देखा होगा, अक्सर आप प्लेन में लोग आप ट्रैवल करते हैं कि एक लंबी दूरी की फ़्लाइट में जब हम चलते हैं तो प्लेन ऐसा नहीं है जैसे पहाड़ी में रास्ता होता है ना, जिगजैग घूमते हैं, या छोटे छोटे मोड़ चौराहे सड़क पर मिलते हैं। हाईवे पे आप जाएंगे तो बिल्कुल सीधे सीधे आप जा रहे होते हैं। एयर ट्रैफिक भी ऐसे ही होता है, लंबी दूरी मतलब सीधे सीधे, बहुत कम टर्न होते हैं। लेकिन इस
फ्लाइट रेडार 24 का ये जो डेटा आप इसको गौर से देखेंगे तो मिस्र का ये कार्गो प्लेन स्ट्रेट नहीं चल रहा है, ये जिग-जैग चल रहा है, सीधे आता फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ फिर यूँ। अमूमन ऐसे प्लेन नहीं उड़ते हैं। तो सवाल है मिस्र का ये कार्गो प्लेन यूँ क्यों उड़ रहा है जिग-जैग तरीके से? तो उसकी वजह थी कि मिस्र के इस प्लेन में बोरॉन नाम का एक केमिकल था और उस केमिकल को लाने के ये इस प्लेन में लाया गया मिस्र से। और लाने के बाद इसका जो बोरॉन केमिकल है इसका इस्तेमाल कब होता है? पहली चीज़ आपको बताया कि उस अमेरिकी प्लेन का इस्तेमाल कब होता है, रेडिएशन पता करने। इस मिस्र के कार्गो प्लेन में जो केमिकल रखा हुआ था बोरॉन, इसका यूज़ होता है किसी भी न्यूक्लियर सेंटर, परमाणु बम, न्यूक्लियर हथियार, अगर उसकी सेफ्टी को खतरा आ गया है, अगर जहाँ ये ठिकाना है परमाणु वहाँ पर कोई बमबारी हुई है, कोई नुकसान पहुँचा है, तो उसकी सेफ्टी और मरम्मत के लिए इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, जिसमें पहली चीज़ होती है बोरॉन नाम का केमिकल। अब मिस्र का ये कार्गो प्लेन ये केमिकल लेकर क्यों उड़ा है? तो उसकी वजह है कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोरॉन नाम का ये केमिकल मिस्र की मशहूर नील नदी में ही पाया जाता है। और नील नदी से ये बोरॉन जो रेडिएशन को फैलने से रोकने में बड़ा कारगर साबित होता है। तो इसीलिए बोरॉन नाम का ये केमिकल मिस्र के इस कार्गो प्लेन में था। अब जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि प्लेन हमेशा ज़्यादातर सीधे सीधे उड़ते हैं, लेकिन ये जिगजैग करके पाकिस्तान के एयर स्पेस में घूम रहा है। जिगजैग कब होता है? जब ये ऊपर से इस केमिकल को कोई छिड़काव कर रहा है। तो छिड़काव करने के लिए आपको ऐसे 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 प्लेन की जो सीधे सीधे स्टेट है उसके बजाय आपको दाएं बाएं होना पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ छिड़काव करनी है। तो ये तस्वीर भी फ्लाइट रेडार 24 की है, लाइव इमेज थी और ये प्लेन कैप्चर हुआ, कोई भी इसको देख सकता था। तो इस प्लेन का सीधे ना जाकर जिगजैग तरीके से पाकिस्तान की हवा में घूमने का मतलब यही था कि इस बोरॉन नाम के केमिकल को उस नूर एयरबेस के इर्द गिर्द छिड़काव करना था। अब इस केमिकल का छिड़काव भी तभी होता है जब रेडिएशन का खतरा होता है। तो ये दो तस्वीर आपको दिखाई। अब इस दो तस्वीर के पीछे की पूरी कहानी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि अब न्यूक्लियर पावर कंट्री हो गया, ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, धमकी नहीं चलेगी, वो क्यों है? तो इन तस्वीरों के बाद अब असली तस्वीर और असली कहानी पर आते हैं। जब 10 मई की ये रात है, 9 मई की रात बीत चुकी, अब 10 मई की रात हो चुकी, 12 बज चुके हैं, 9 से हम 10 मई में दाखिल हो चुके हैं। रात के 1:44 पर अफगान बॉर्डर के करीब बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में एक अर्थक्वेक आता है, भूकंप, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4 था। 4 बहुत ज़्यादा होता नहीं। अब जब ये भूकंप आया तो इस भूकंप के आने के करीब करीब 15 से 16 घंटे बाद उसी 10 मई की शाम 5:33 पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, इन दोनों को बधाई दे देते हैं। 1:44 पर भूकंप और शाम 5:33 पर सीज फायर का ऐलान। इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन? क्या यह सच में भूकंप था जो 1:44 पर आया था चगाई हिल्स में, या फिर यह कि पाकिस्तान ने इस चगाई हिल्स के ज़मीन के अंदर 10 किलोमीटर नीचे कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था, क्योंकि वही चगाई हिल्स है जहाँ 1998 में पाकिस्तान ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। या तीसरा ये था कि क्या पाकिस्तान के इस परमाणु सुविधा वाले ठिकाने पर कोई हवाई हमला हुआ था? 3 सवाल थे। था क्या? तो चगाई हिल्स पर जब ये हलचल हुई और उस 10 मई को आप याद करें, 9 और 10 मई की रात, 6 मई की रात बल्कि 7 मई होगी, 1:05 से 1:30 तक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत टेरर कैंप पे हमला किया। 7 मई की रात पाकिस्तान ने अचानक ड्रोन से हम पर हमला करना शुरू किया। 8 मई को भारत ने पलटवार किया और लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम, बाकी और शहरों पर भी भारत ने हमला शुरू कर दिया। अब 9 मई की रात पाकिस्तान पहली बार ड्रोन की बजाय मिसाइल से भी भारत के 26 जगहों पर हमले करता है, जिसमें हमारे एयर बेस भी थे, सैन्य ठिकाने थे, जैसलमेर हो या फिर श्रीनगर हो, इसके अलावा पठानकोट हो, बाकी और जगहों पर 26 जगहों पर पाकिस्तान ने उस दिन ज़बरदस्त तरीके से मिसाइल दागने शुरू कर दिया और ड्रोन से अटैक करना शुरू कर दिया। अब जब पाकिस्तान ने पहली बार हमारे एयर बेस को निशाना बनाया तो भारत के लिए पलटवार करना ज़रूरी था। भारत ने उसी 9 मई की रात, अभी 10 मई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 9 मई की रात, 9 मई की रात वापस पलटवार किया
अब पाकिस्तान के जितने सैनिक ठिकाने थे और एयरबेस थे उनको निशाना बनाना शुरू किया और ये सिलसिला चला रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 साढ़े 4 के दरमियान। ये बात 9 मई से अब 10 मई हो गई है सुबह। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि उसी रात 1:44 पर पाकिस्तान के इस चगाई हिल्स पर एक भूकंप आया था और भारत ने रात 12 बजे से 4 बजे तक पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों एयरबेस पर हमला किया। और जब ये हमला किया तो इस हमले के बाद ये जो 2 तस्वीर आपको शुरू में दिखाई उससे इसके तार जोड़ते हैं। जब ये हमला हुआ उसके बाद अब पाकिस्तान के एक परमाणु ठिकाने पर बमबारी हो गई और ये परमाणु ठिकाना जो पाकिस्तान का था ये सबसे ख़ास था, नूर खान एयरबेस। नूर खान एयरबेस ही पाकिस्तान का वो परमाणु ठिकाना है जहाँ से कैरियर की भी यहाँ पे सहूलियत है। मतलब एक तो होता बम बनाना, एक बम तो बना लिया, अब आपको न्यूक्लियर बम छोड़ना है तो हाथ से उठाकर तो आप ले नहीं जाओगे, आम जहाज़ में आप नहीं ले जा सकते। 3 तरीके होते हैं न्यूक्लियर वेपन को कहीं टारगेट पर फेंकने के। पहला, आप हवाई रास्ते से, उसके लिए आपको जेट फाइटर की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, समंदर के रास्ते से उसके लिए आपको सबमरीन या जंगी जहाज़ चाहिए। तीसरा, अगर आप सड़क के रास्ते से ले जा रहे हैं तो आपको हेवी व्हीकल चाहिए, ट्रक या फिर उससे बड़ी गाड़ी। पाकिस्तान के पास 2 कैरियर हैं बम, न्यूक्लियर बम को गिराने के, हवाई रास्ते से और सड़क के रास्ते से, ट्रक या बड़ी गाड़ी। समंदर के रास्ते से उनके पास नहीं है, अभी शायद वो उसके ऊपर ट्रायल कर रहे हैं। भारत तीनों तरीक़ों से न्यूक्लियर वेपन को दाग सकता है, हवाई से भी, सड़क से भी और समंदर से भी। हमारे पास सबमरीन भी हैं और जंगी जहाज़ भी हैं। तो खैर, ये जो नूर खान एयरबेस है ये पाकिस्तान एटॉमिक या पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इत्तेफाक से नूर खान के इसी एयरबेस पर धमाका हुआ और इसी एयरबेस पर धमाका होने के बाद यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर वेपन थे और कहते हैं कि उनमें से कुछ को नुकसान पहुँचा। जब नुकसान पहुँचा तो फिर रेडिएशन फैलेगा। पाकिस्तानी आर्मी की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो वहीं पर आसपास में जा रहे हैं हॉस्पिटल में लोगों को देखने, वो गोली बम बारूद से ज़ख्मी नहीं हुए हैं, शायद रेडिएशन का शिकार हुए। पूरे इंटरनेशनल मीडिया में, सोशल मीडिया पर, ये हर जगह पे मैप, ये रिपोर्ट अब आ रही है और ये कि ये रेडिएशन लीक हुआ है क्योंकि नूर खान एयरबेस के पास जो न्यूक्लियर वेपन था उसको नुकसान पहुंचा है। तो ये 2 तस्वीर आपने देखी और भारत के हमले की और टाइमिंग और भूकंप, ये सारी चीज़ें आपने देखी। हालांकि हमारा स्टैंड ये है कि हमारे जो एयर मार्शल के भारतीय, उनसे पूछा गया, ये DGMO है, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने कहाँ हैं, हमने सिर्फ एयरबेस को निशाना बनाया था। भारत का स्टैंड यही है कि हमने कोई परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं किया और हम ये कह भी नहीं सकते। उसकी वजह है कि जो परमाणु संपन्न देश होते हैं वो इस तरह की चीज़ नहीं कर सकते। इसको लेकर फिर बहुत सारी बंदिशें, बहुत सारे बैन, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जो ये एयरबेस को निशाना बनाया गया और जिसमें नूर खान एयरबेस टारगेट पर आया, जिसमें ये न्यूक्लियर उनके हथियार के तबाह होने की बात आ रही है, ये बना कैसे? क्योंकि कोई भी कंट्री जो न्यूक्लियर वेपन रखता है उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी के बड़े सारे कदम उठाए जाते हैं। तो इसके लिए भारत ने इस्तेमाल किया, जो एयरबेस के इस्तेमाल किया, मैं न्यूक्लियर ठिकाने की बात नहीं कर रहा हूँ, ब्रह्मोस मिसाइल का। ब्रह्मोस मिसाइल वो है जो आवाज़ से 3 गुना ज़्यादा जिसकी रफ्तार होती है। ये किसी रेडार में पकड़ में नहीं आता और जब तक ये अपना काम ना कर ले तब तक कोई भनक भी नहीं लगा पाता कि कौन सी मिसाइल है। तो कहते हैं कि इसी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल पाकिस्तान के तमाम आर्मी बेस और सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए ब्रह्मोस मिसाइल से ही उनको नेस्तनाबूद किया गया। अब ये तो ब्रह्मोस मिसाइल से हो गया। अब सवाल ये है कि परमाणु ठिकाने या नूर खान एयरबेस पर हमला और अगर तबाही की खबर जो आ रही है तो ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना, और ये फैक्ट है, कि जो भी न्यूक्लियर हथियार होते हैं, बॉम्ब होते हैं, वो कभी एक जगह नहीं होते कि आप जैसे यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ आपने सारा यहाँ ला के रखा, जंग हो गई, यहाँ से उठाया और बांटा और कहा जाओ छोड़ दो, नहीं होता। बड़ा रिस्की होता है ये। और इसीलिए दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर संपन्न देश हैं वो न्यूक्लियर हथियार को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटकर 3 जगह रखते हैं, बल्कि 3 जगह से वो पूरा ऑपरेशन पूरा होता है। जो पहला होता है उसका नाम है फिजन। फिजन असल में जहाँ रॉ मटेरियल, चाहे यूरेनियम या फिर टाइटेनियम जो भी हो, प्लूटोनियम, तो रॉ मटेरियल से जो न्यूक्लियर वेपन बनते हैं उसको कहते हैं फिजन। वो एक जगह पे रखा जाता है। अब वो उन्होंने बना लिया,
लेकिन वो बनाने से न्यूक्लियर वेपन का कोई खतरा भी नहीं है, बन तो गया है, लेकिन ना वो फट सकता है, ना कहीं आप उसको ले जाकर किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अभी तैयार हो गया। तो पहला 3 चरणों में आप बांट दीजिए। एक बम को आप ये समझिए कि 3 जगहों पर जब तक तालमेल नहीं होगा वो बम नुकसान नहीं कर सकता। तो पहला है फिजन, जहाँ रॉ मटेरियल से आप जो यूरेनियम या प्लूटोनियम लाते हैं उसके बाद आप बनाते हैं, तो एक तरह का आप परमाणु बम बना देते हैं, लेकिन वो बेकार है। अब सेकंड है अलग अलग, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो मान लीजिए एक जगह है नूर खान एयरबेस मान लीजिए, तो यहाँ रॉ मटेरियल से इन्होंने न्यूक्लियर बम बना लिया, हथियार बना लिए, बट ये ए है, अभी बी बाकी है। बी वो जगह है जिसे कहते हैं बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब। वो एक ऐसी जगह होती है इस्टेब्लिशमेंट जहाँ ए यानी कि जो फिजन तैयार हुआ रॉ मटेरियल से, अब उसको उस दूसरी जगह लाते हैं और वहाँ उसको एक ख़ास, कई फिल्मों में भी देखा होगा, उस रॉ बॉम्ब को रखते हैं और उसको फिर डिटोनेट करते हैं, मतलब जोड़ते हैं कि अब बम तैयार है, अब बम तैयार है। लेकिन अब जहाँ रखा हुआ वहाँ फटेगा नहीं, क्योंकि आप ही सारे मारे जाएंगे। तो पहला फिजन जहाँ बना, दूसरा जहाँ बम को डिटोनेट किया गया और वहाँ रखा गया, ये दोनों की कड़ी निगरानी। अब इसके बाद तीसरा फेज़ आता है कि अब हमारे पास बॉम्ब तैयार है बनकर सब कुछ, अब इसे हमारे टारगेट पर फेंकना है, तो उसके लिए चाहिए आपको कैरियर। तीसरा कैरियर है। कैरियर मतलब उस बम को आप तय टारगेट तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे छोड़ेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज़ होता है। अब जैसा मैंने शुरू में बताया कि कैरियर 3 तरह से काम करते हैं। आपको न्यूक्लियर बम समंदर के रास्ते आप छोड़ सकते हैं, आप जेट फाइटर के ज़रिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप बड़ी गाड़ी ट्रक के ज़रिए आप ग्राउंड पर छोड़ सकते हैं। पाकिस्तान के पास समंदर वाला अभी सुविधा है नहीं। पाकिस्तान के पास जो ज़मीन पर की सुविधा है, उनके पास ऐसी गाड़ियाँ हैं, उन्होंने कर रखी हैं कि वो ट्रक या बड़ी गाड़ियों से टारगेट कर सकते हैं, नज़दीक अगर फेंकना हो तो। और जहाँ तक हवाई मार्ग से, तो पाकिस्तान के पास ये सुविधा है, उनके पास 2 तरह के ऐसे फाइटर जेट हैं जो न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं और जहाँ उनका टारगेट को गिरा सकते हैं। उनमें से एक है उनका मिराज 3 और दूसरा है चीन से उनको मिला हुआ JF-17। ये दोनों सूरत में वो गिरा सकते हैं। तो ये 3 हो गए। अब नूर खान एयरबेस पर जो हमला हुआ, जहाँ तबाही हुई, जिसके रेडिएशन को 2 तस्वीरें आपको दिखाई, वहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर है नीलोर। ये एक जगह है नीलोर, और ये पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट का सबसे अहम ठिकाना है नीलोर। जहाँ ये एयरबेस तबाह हुआ, जो नूर खान एयरबेस, वहाँ से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर। ये वो जगह है जहाँ रॉ मटेरियल से न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया जाता है। अब 19 किलोमीटर दूर ये धमाका होता है और उनका जो इस्टेब्लिशमेंट है एक और न्यूक्लियर का, वो ज़्यादा दूरी पर है नहीं। यहीं से पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ी। ये रात अगर टाइमिंग जोड़ लें, उस भूकंप को फर्जी माने, तो रात 1:00 पर भूकंप आया था। भारत ने रात को सुबह 4 साढ़े 4 तक पूरा ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया था ब्रह्मोस मिसाइल के बाद। सुबह 8:30 बजे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग होती है और ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई शहबाज शरीफ ने। ये थी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की मीटिंग। इस कमेटी की मीटिंग का मकसद ये था कि जो नूर खान एयरबेस है या नीलोर है, वहाँ कितना नुकसान हुआ है। जब पता चला कि नुकसान हुआ है और ये भी डर है कि रेडिएशन फैल सकता है, तो फिर पाकिस्तान घबराया। उसे लगा कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ तक पहुँच सकती तो फिर हमारे कोई भी न्यूक्लियर के जो ठिकाने हैं वो तो सेफ हैं नहीं, और उन्हें ये मैसेज मिल गया था। और यहीं से बात शुरू हुई कि अब आप न्यूक्लियर के नाम पे धमकी मत दो जहाँ तुम्हारे न्यूक्लियर हैं, क्योंकि आपको 3 चीज़ें हैं जो मैंने कहा। फिजन मतलब की, एक तरह से उसको चाबी भी कहते हैं, जहाँ से रॉ मटेरियल बनता है, फिर बॉम्ब, फिर कैरियर। तो कैरियर तक पहुँचने में अगर सिर्फ इंडिया कैरियर ही तबाह कर दे उनके, ये जो बम को ढोने वाला, तो वो बॉम्ब को उठाएंगे, ले कैसे जाएंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान घबराया। इसके बाद सुबह 8:30 बजे मीटिंग हुई। फिर पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा कि वो तो हमारे न्यूक्लियर ठिकाने तक आ गए हैं, अब आप जंग रुकवा दीजिए, किसी तरीके से सीज फायर करा दीजिए। अमेरिका ने नई दिल्ली में बात की, जहाँ से कहा गया कि नहीं, हमारी तो शर्त ये है। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान बात की और कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, आपके अपने DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, वो पहल करेंगे, वो भारत के DGMO को फ़ोन करेंगे कि हम सीज फायर चाहते हैं, इंडिया नहीं करेगा। इसके बाद जब DGMO पाकिस्तान सरकार तैयार हो गई, आर्मी तैयार हो गई, तब फिर अमेरिका ने भारत में बात की, NSA से, फॉरेन मिनिस्टर से, डोनाल्ड ट्रंप ने।
उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, 3:35 पर तब 10 मई को DGMO पाकिस्तान ने फ़ोन किया इंडिया के DGMO को और कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं, और उसके बाद ये सीज़ फायर हुआ और 5 बजे से इसको लागू कर दिया गया। अगर उस रात यानी 9 और 10 मई की रात नूर खान एयरबेस और नीलोर के करीब ये न्यूक्लियर ठिकाने पर पाकिस्तान का हमला ना होता तो शायद पाकिस्तान इतनी जल्दी तैयार नहीं होता। उसे अब लग गया कि ये गड़बड़ है। अब इसमें कई लोग हैं कि अमेरिका का क्या इंटरेस्ट। अमेरिका का इंटरेस्ट ये कि पूरी दुनिया जानती है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुस्लिम कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ईरान के बारे में कहते हैं अभी तक, लेकिन पुख्ता तौर पर किसी को नहीं मालूम। लेकिन घोषित तौर पर अगर किसी मुस्लिम कंट्री के पास है तो वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन, अमेरिका को शुरू से है कि सबसे अनसेफ अगर कहीं न्यूक्लियर वेपन है तो वो पाकिस्तान में है। बाकी अगर आप घोषित तौर पर न्यूक्लियर कंट्री बन गए तो उसका मतलब फिर ये है कि आपको उसकी सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकवादी संगठनों का बोलबाला है, खुद पाकिस्तानी सरकार, वहाँ की आर्मी, तो ये कि अगर गलती से ये आतंकवादी संगठनों के हाथ न्यूक्लियर वेपन लगे तो क्या होगा। और ये बात अमेरिका को भी डराता है हमेशा, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम और कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो मालूम है कि वो सारे उधर भी इस्तेमाल हो सकता है। तो कई बार अमेरिका ने ये कोशिश की है कि वो बैक डोर से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कमांड कर सके। बैक डोर से। अब बैक डोर से कैसे? तो बैक डोर से ऐसे कि वो किसी चिप या कोड के जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिस्टम में सेंध लगाए और सेंध लगाकर एक तरह से कंट्रोल कर ले। अगर कभी इस तरह के हालात, जैसे 10 मई को ये हो सकता था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देता, तो अगर अमेरिका चिप या फिर उसके सिस्टम में कोड लगाकर उसको हैक कर ले या उस पर कंट्रोल कर ले, तो उससे फिर वो अगर पाकिस्तान ये न्यूक्लियर वेपन छोड़ भी देता तो उसको डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन अमेरिका की तमाम कोशिश के बावजूद वो कभी बैकडोर से इस पर कंट्रोल कर नहीं सका। और यही वजह है कि डर हमेशा सताता रहता है कि कहीं पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन गलत हाथों में न चला जाए। और जो वहाँ की सुरक्षा है वो माशाअल्लाह है, सबको पता है। अब वही अमेरिका के या फिर रूस के या चीन के, ये सब बड़े सेफ तरीके से इनके न्यूक्लियर वेपन हैं। हमारे इंडिया के बेहद सेफ तरीके से रखे गए। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जो है एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है देश में। हमारे पास जो इस वक्त 170 न्यूक्लियर वेपन है हमारे पास। पाकिस्तान के पास भी अब 170 ही है। 2022 के बाद उन्होंने तेज़ी से बनाए। तो हमारी पूरी न्यूक्लियर की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जिम्मा जो है वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के पास है। इस अथॉरिटी का जो हेड होता है वो देश का प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, जैसे इस वक्त नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो इसके प्रमुख होंगे। तीनों सेना के जो अध्यक्ष हैं वो इसके सलाहकार होंगे। तो अध्यक्ष और सलाहकार जब तक ये एक साथ नहीं होंगे, एक मत नहीं होंगे, कोई भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ हम कर ही नहीं सकते। और अगर ये सब भी एक साथ हो जाए, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर, तीनों सेना के अध्यक्ष भी एक साथ हो जाएं, तो भी हम पहले न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारी शर्तें हैं, हमने समझौता कर रखा है और हमने ये कह रखा है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी पे हमारी दस्तखत है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने इस पॉलिसी पे आज तक दस्तखत नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा कि मैं पहले यूज़ नहीं करूँगा, इसलिए ज़्यादा खतरा रहता है। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश होने के नाते इस पॉलिसी पे साइन कर चुका है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, यानी कि अगर चाहे कैसे भी हालात हो, हम पहले न्यूक्लियर बम नहीं छोड़ेंगे। तो चारों के होने के बावजूद जब तक दुश्मन नहीं करेगा, हम पहल नहीं करेंगे। तो इसलिए भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर हथियार, ये सेफेस्ट हैंड में है। और इसके उलट बनिस्बत पाकिस्तान, अल्लाह जाने, किसी भी दिन टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में लग जाए, क्या पता पाकिस्तानी आर्मी सौंप दे जब उसे लगे कि हम सब हार रहे हैं। तो ये जो अब वापस आते हैं शुरुआत में, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये खुलकर कहा कि अब भारत पाकिस्तान की न्यूक्लियर धमकी और ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा, उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान को उस 9 और 10 मई की रात ये एहसास हो गया नूर खान एयरबेस और नीलोर में हुए हमले में कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन कभी भी भारत उनको टारगेट कर सकता है। और बस इसी चीज़ ने पाकिस्तान को झुका दिया और इसी चीज़ ने उसे डराया और इसी चीज़ ने उसे सीज फायर के लिए मजबूर किया। तो ये थी आज की कहानी।